नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और अलग अलग क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अपने उच्च शिखर को छू रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस तेजी के साथ क्या भारत में भी क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ सकता है या बढ़ रहा है, क्योंकि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर संसद में उसने बयान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि कुछ स्तरीय कमेटी ने सभी वर्चुअल करेंसी को भारत में बैन करने का सुझाव दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9 फरवरी को राज्यसभा में कहा कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को कानूनी जामा अभी नहीं पहना रही है और भुगतान प्रणाली के हिस्से के तौर पर इसके उपयोग को खत्म करने के सभी उपाय फिलहाल किए गए हैं। हालांकि सरकार की योजना इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद एक विधेयक लाने की हो सकती है। हालांकि इसको लेकर जो आर्थिक मामलों के सचिव उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी और जिसने इसके खिलाफ प्रस्ताव की सिफारिशें की थी। लेकिन इससे पहले आपको याद होगा कि 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर क्रिप्टो करेंसी कारोबार को बैन किया था। हालांकि 4 मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे वर्चुअल करेंसी में को ट्रेड को मंजूरी दी थी, यानी उस रोक को हटा लिया था जिसके खिलाफ कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि देश को क्रिप्टो करेंसी की जरूरत कितनी है, किस तरीके से है और दुनिया में बढ़ते इसके चलन और व्यापार में हिस्सेदारी के चलते हमें किस तरीके की क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है और किस तरीके से इसे लीगल किया जा सकता है। सरकार के लिए क्या बेहतर विकल्प होंगे और क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हलीम खान सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सोहेल मर्चेंट हमारे साथ हैं, सीईओ हैं पॉकेट बाइट्स और मेंबर हैं IAMAI से, आपका भी स्वागत है। और आदित्य सिंह हमारे साथ हैं जो क्रिप्टो करेंसी एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है आदित्य। शुरुआत हलीम सर मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर जिस तेजी के साथ दुनिया भर में व्यापार में क्रिप्टो करेंसी की हिस्सेदारी को देखें या उसके वैल्यूएशन और उसकी नए हाई को समझें, क्या हम उससे अब अलग नहीं रह सकते? यानी कि भारत एक जिस तरीके से औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहा है, हमें उसमें हिस्सेदारी करनी होगी, उससे अलग रहना नामुमकिन है। आपकी बात सही है कि दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का चलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने जो कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी के इश्यूज़ थे, वो फुल कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी को अभी भी अडॉप्ट नहीं किया है। तो एक तो मेजर बॉटलनेक जो मुझे लगता है या जो रास्ते में आड़े आ सकता है वो ये है कि कैपिटल कन्वर्टिबिलिटी को लेके हमारे जो कंसेंसस है वो क्या इमर्ज होके आती है। क्योंकि जैसे अगर मोटे तौर पे बताएं, जैसे कि पहले डाक जाती थी तो डाक टिकट जारी होते थे और डाक टिकट में इंटरनल अलग होता था और इंटरनेशनल डाक अलग होती थी। वो एक सॉवरेन फंक्शन था, अब वो एक प्राइवेट हैंड में चला गया है। ना ये करेंसी एक दूसरे तरह का जो है सॉवरेन फंक्शन है और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को सरकारी तौर पे जारी करते हैं तो एक एस्पेक्ट बनता है और प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि फ्री में जीमेल चल रहा है उस तरह की कोई व्यवस्था बनाते हैं तो उसके दूसरे रिपरकशंस हैं। तो दोनों के रिपरकशंस अलग अलग हैं और भारत सरकार का जो एक नई अप्रोच है कि वो एक विधेयक ला सकते हैं, उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। भारत सरकार की जो बात आ रही है कि वो अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगी तो वो ऑल टुगेदर विल बी आई थिंक ए डिफरेंट बॉल गेम। ओके सोहेल साहब, जैसा कि कहा खान साहब ने कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जब पिछली बार जो रोक हटाने की बात हुई, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो सपोर्ट सिस्टम है वो सबसे महत्वपूर्ण है और बैंकिंग सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं कर रहा था तो ऐसे में उसके भविष्य पर, उसके वर्तमान के व्यापार पर असर पड़ रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना होगा, रूल्स रेगुलेशन उसके लिए चाहिए होंगे। अब सरकार का ये कहना कि वो इसकी तरफ बढ़ेगी, लेकिन एक विधेयक के जरिए मोड 2 हो सकते हैं। क्या सरकार खुद एक अपनी क्रिप्टो करेंसी को लाए जो कि वैलिड होगी, वो बेहतर मोड है, या जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी हैं जिनको वहाँ की सरकारें लीगल या वैलिड कर देती हैं, वो एक बेहतर मोड हो सकता है?
जी काफी तरीके से मैं खान साहब की थॉट्स से अग्री करता हूँ कि जो बहुत सारे जो इश्यूज हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को पहले तो ये क्लियर करना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसीज हम जो बोलते हैं, तो जब जब भी बिटकॉइन सबसे पहले जो क्रिप्टो करेंसी आई थी उसको एक टैग दिया गया था क्रिप्टो करेंसी। बट एज हम करंट सिचुएशन में देखिए तो आप करेंसी एज अ यूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू इतना फ्लक्चुएट होता है। तो अगर आप एक कोई चीज आज बाय कर रहे हैं, उसको एक बिटकॉइन से सपोज आप एक टेस्ला कार बाय कर सकते हैं, तो आज आप कर रहे हैं, कल हो सके तो हो सकता है कि बिटकॉइन का वैल्यू बहुत बढ़ जाए, तो आपका लॉस होगा उसे यूज करना एज अ करेंसी। तो यही एक इशू था इनिशियली भी, जो आईएमसी का जो कमेटी थी जिन्होंने ड्राफ्ट जाहिर किया था, उसमें भी यही बात हुई थी कि एज अ करेंसी आप इसको यूज करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने खुद ने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में कहा है कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो करेंसी के नहीं है। तो जो नाम है उसकी वजह कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि आप इसको करेंसी की तरह यूज करेंगे या आईएनआर को compete कर सकता है, ऐसा कुछ है। तो करेंसी जो है वो राइट है सॉवरेन स्टेट के पास, गवर्नमेंट के पास इशू करने के लिए। जो क्रिप्टो करेंसी करंटली इंडिया में यूज हो रही है या ग्लोबली भी यूज हो रही है, पेमेंट्स के लिए बहुत कम यूज हो रही है। मोस्ट ऑफ तो इसको इशू यूज ऐसे किया जा सकता है कि ब्लॉकचेन पे जो टेक्नोलॉजीज बनती हैं उसके अंदर आप उसका वैल्यू ट्रांसफर कैसे करें, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, एज अ एसेट क्लास जो हो आप बोलते हैं, और या तो आप उसको किसी हेज, जैसा हम इंडियन हाउस होल्ड में आजकल बहुत होता है कि हम गोल्ड स्टोर करते हैं ताकि हम इन एज एन इन्वेस्टमेंट उसको रख सके। तो जरूरी नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज को पर से करेंसीज ही करार दिया जाए। जैसे कि मिस्टर सुभाष चंद्र गर्ग है जिन्होंने जो कमेटी रिपोर्ट जो हेड की थी, उन्होंने भी उसी अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा है कि हमारा गवर्नमेंट का एम जो है, उसको एम सिर्फ ये है कि ये करेंसी एज अ कम्पीट ना करे आईएनआर के लिए, एज अ एसेट या एज अ फ्रीडम टू ट्रेड या फ्रीडम टू राइट जब होता है यूजर्स का, तो दैट शुड बी फाइन कि एक सिटीजन को एक एसेट बाय करना है, स्पेक्यूलेट करना है या स्टोर करना है एज इन्वेस्टमेंट, तो उस पर आइडियली इशू नहीं होना चाहिए। सो दैट इज आई थिंक द राइट नैरेटिव। आदित्य, जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं और दुनिया भर में जिस तरीके से सुहेल साहब ने कहा कि इसका फ्लक्चुएशन है, एज अ करेंसी उसका अगर हम वैलिडेशन की बात करते हैं, कोई एक सरकार करती है, तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। और वर्ल्ड वाइड जिसके एक अलग अलग मॉडल हैं, उस नज़रिए से हमारे देश में अगर हम भारत की जिस तरीके की शिक्षित जनता है, जो परसेंटेज है, उस नज़रिए से देखें, जो ट्रेड में इस वक्त हिस्सेदारी है उसको देखें, क्या नज़र आता है स्कोप के नज़रिए से, या अभी भी हम उससे दूर रहकर चल सकते हैं? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। अभी जिस तरह से करंटली पूरी दुनिया में जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट करा जा रहा है, ऐसे टाइम पे अगर भारत इस चीज़ से दूर रहेगा तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे भारत को टेक्नोलॉजी में अगर आगे रहना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो वहाँ पर ज़रूरी है कि इनोवेशन को हम सबसे पहले अडॉप्ट करें, उसके ऊपर काम करें। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। जैसे सोहेल जी ने बोला कि उसको करेंसी की अगर क्वालिटीज़ देखा जाए तो अभी क्रिप्टो करेंसीज में उस तरह से है नहीं। अगर करेंसी यूज करनी है तो जो इंडियन रुपीज है, जो हमारी आरबीआई इशू करती है, दैट इज फाइन। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी को एज ए एसेट देखें तो उसके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उस टेक्नोलॉजी को लेके जो एडवांसमेंट हो सकता है, नए जो प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, उसके बहुत ज्यादा यहाँ पर स्कोप है। तो उसी बेसिस पे आई फील क्रिप्टो करेंसी को अभी भी अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो बड़ी बड़ी फर्म्स जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो भी वहां पर क्रिप्टो करेंसी को एज ए एसेट देख रही हैं। अब भारत के अंदर थोड़ा सा यहाँ पर जो नैरेटिव में डिफरेंस ये है कि जैसा सोहेल जी ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को एज अ करेंसी देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर अगर आप दुनिया में देखेंगे तो उसकी यूजिबिलिटी एज अ ट्रेडेबल एसेट है। जैसे गोल्ड को ट्रेड करा जाता है, और भारत में भी जो 75 लाख से ज्यादा ट्रेडर हैं, वो क्रिप्टो करेंसी को सिर्फ एक ट्रेडेबल एसेट की तरह ही उसको यूज करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो इंडिया में अभी 300 से ज्यादा कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अलग अलग अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो वहां पर ये जो एक टेक्नोलॉजी के रेस है, यहाँ पर बाकी सारी कंट्रीज जो हैं इसका एडवांटेज उठा रही हैं और वो उसके ऊपर उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, उसको रेगुलेट कर रही हैं। तो यहाँ पर भारत को भी इस रेस के अंदर आगे रहना चाहिए। तो आदित्य, क्या अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो आप कह रहे हैं कि एज अ करेंसी के तौर पर इसका इस्तेमाल करने की बजाय अब तक जो हम देख रहे हैं वो जैसे कि शेयर मार्केट में है या फिर जो कम्युनिटी इंडेक्स होता है, कुछ उस तरीके से एसेट इन्वेस्टमेंट है, और उसी नज़रिए से हमें इसे देखना होगा, ना कि उस करेंसी के तौर पर जो कि किसी भी भारतीय रुपए की मैं कहूँ कि उसकी जगह ले सकता हो या उसकी तरह कोई ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट में हिस्सेदारी हो सकती है। हाँ जी, एकदम कि करेंसी की तरह उसको नहीं देखा जाए, उसको एक एसेट की तरह देखा जाए, जिसको अगर लोग चाहें तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएं, उसको ट्रेड कर पाएं। और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी का यूज हो रहा है। करेंसी की तरह उसका कोई यूज सामने आया नहीं है,
लेकिन एज अ ट्रेडेबल एसेट पूरी दुनिया में अभी उसका यूज वही हो रहा है। एंड उस चीज के अंदर आई थिंक भारत सरकार अगर कुछ रूल्स लेके आती है, एज अ करेंसी यूज नहीं हो लेकिन ट्रेडेबल एसेट की तरह उसको रेगुलेट करके अगर ये ऑप्शन दिया जाए तो वो काफी अच्छा हो सकता है। और सुहेल जी, क्योंकि कुछ देशों में कुछ कंपनियों की ओर से इस तरीके के ऑफर्स हैं कि वो खरीदारी के लिए यानी कि अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस वहाँ की जो क्रिप्टो करेंसी जो है उनको एक्सेप्ट करती हैं। तो ये फिर जो बिजनेस मॉडल है ये कैसे है, और क्या हम भारत में जो क्रिप्टो करेंसी का एक कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं या देख रहे हैं वो उससे अलग होगा? वो सिर्फ एसेट या उस तरीके से एक निवेश के तौर पर ही रहेगा, ना सिर्फ ना कि मार्केट में वैल्यू या खरीद फरोख्त से जुड़ा होगा? जी, कैसा है ग्लोबली जब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज यूज की जाए पेमेंट के लिए, तो द रीजन इज कि वो एक फास्ट मोड ऑफ पेमेंट है। आप ग्लोबली किसी भी कंट्री में से ट्रांसफर कर सकते हो और इंस्टेंटली सेटल होता है। अब ये बात होती है अगर हम यूएस और यूके की करें तो वहाँ के जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स है वो बहुत स्लो है। जो एसीएच ट्रांसफर वगैरह है, एक एक दो दिन लगता है ट्रांसफर होने के लिए। कार्ड पेमेंट्स वगैरह बहुत इश्यूज होते हैं वहाँ पे। तो उनके लिए दिस इज मोर फीजिबल कि आपने इंस्टेंटली आपका बिटकॉइन वॉलेट निकाला, आपने पे कर दिया और आपका काम जल्दी हो गया। बट इंडिया उस स्तर पे पहुंच चुका है कि आईएमपीएस और यूपीआई वगैरह हमारा इतना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट हमारा बैंकिंग सिस्टम में फिलहाल। तो एज अ पेमेंट मैकेनिज्म अगर आप मुझे करंटली इंडिया में मेरे पास अगर सपोज एक बिटकॉइन है जिसका वैल्यू आज 35 लाख रुपया है, आप मुझे बताएंगे कि आप किसी चीज का पेमेंट बिटकॉइन में कर सकते हैं और किसी चीज का पेमेंट आईएनआर में भी कर सकते हैं। तो रादर मैं बिटकॉइन अगर देखता हूँ कि लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस बढ़ेगा, तो मुझे पर्सनली ये डिस्करेजमेंट होगा कि मैं बिटकॉइन को स्टोर करके रखूं और मेरे पास जो आईएनआर है उससे मैं पेमेंट करूं। क्योंकि हो सकता है कि आज जो चीज मैं 35 लाख में ले रहा हूँ वो कल जाके बिटकॉइन का वैल्यू 50 लाख 60 लाख भी हो सकता है। तो मेरा आइडियली लॉस होगा उसे स्पेंड करने में। तो ये एक डिस्करेजमेंट हो सकता है अगर इसको हम एसेट की तरह देखें तो। करेंसी का यूजेज ऐसा है कि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स है उसके लिए आप आइडियली बेनिफिशियल है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इंडिया भी अभी उस स्तर पे नहीं पहुंचा है कि इंस्टेंटली सेटलमेंट्स हो सके। स्विफ्ट नेटवर्क वगैरह जो है 3-4 दिन उसको पेमेंट के लिए लगते हैं। तो अगर आप इस जैसा खान साहब ने पॉइंट आउट किया था कि कैपिटल फ्लाइट का भी इशू हो सकता है, तो अगर हम इसे सही तरीके से रेगुलेट करते हैं, सही लॉज लाते हैं इंटरनेशनल रेमिटेंस और ट्रांसफर्स पे, इनकमिंग और आउटगोइंग बोथ साइड पे, तो हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी हमें इंटरनेशनल रेमिटेंस में बहुत फायदा दे। और इसको अगर हम सही तरीके से लाइसेंसिंग वगैरह लाते हैं, इस पे रूल्स लाते हैं, तो ये इकोनॉमी ग्रो भी कर सकती है। अभी इशू ये होगा कि जैसा गवर्नमेंट ने अगर जो प्रीवियस हम कमिटी की रिपोर्ट देखें उसके द्वारा जाते हैं, तो इसे अगर हम कंप्लीटली बैन करते हैं तो बैन में ये हो जाएगा कि लेजिटिमेट जो बिजनेसेस है जहाँ पे 300 के करीब कंपनीज है इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज का व्यापार वगैरह कर रही हैं, और यूजर्स भी 70 लाख यूजर्स जैसा आदित्य जी ने बताया, तो उनका तो लॉस होगा ही होगा। प्लस ये होगा कि जो लोग लॉ पहले से तोड़ते हैं, जो कैपिटल फ्लाइट करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, वो तो डार्क मार्केट में यूज करने ही वाले हैं। मतलब एज इन वो अगर इवन इफ एक लॉ इलीगल कर देता है तो जो लोग पहले से इलीगल काम करते हैं उनको फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सबसे बड़ा इशू किन के लिए होगा कि जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइन सब लॉ फॉलो करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। इंडिया में जितने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स है हाईएस्ट टैक्स पेयर्स है क्रिप्टो करेंसी प्रॉफिट्स पे। हर कंपनी जीएसटी वगैरह पे करती हैं। तो बैन करने से ये हो जाएगा कि मोस्ट ऑफ द मार्केट जो इलीगल, जो आपको रोकना है जो चीजें, वो इलीगल मार्केट में रह जाएंगी और मूव ऑन कर जाएंगी। और जो लेजिटिमेट बिजनेस है जहां से गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल सकते हैं, कंपनीज बढ़ सकती है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन सकती है, वो सब रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो ये करेंसी का एज इंडिया में फिलहाल यूज इंटरनल डोमेस्टिक मुझे नहीं लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि क्योंकि वॉलेटिलिटी है, अगर ज्यादा भी है आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। बट एज एन एसेट इंडिया में परफेक्ट है अगर हम इसको रेगुलेट करते हैं फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। अगर हम प्रॉपर रेगुलेशन सेट करते हैं सेमा के थ्रू तो दैट वुड बी परफेक्ट। हलीम सर, दो सवाल। एक तो ये कि अगर हम क्या इसे ट्रेड से अलग रखना होगा अगर हम नियमों की तरफ आगे बढ़ते हैं, या सिर्फ निवेश के नज़रिए से देखना हो, और अगर इसे ट्रेड से अलग रखते हैं या ट्रेड के साथ जोड़ते भी हैं तो जब तक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो फिर उस तरीके की करेंसी का क्या वाकई फ़ायदा होगा, या फिर वर्ल्ड वाइड जो करेंसी में ज़्यादा डील हो रही है उसी को हम लीगल करने की तरफ आगे बढ़ें सोचे तो ज़्यादा अच्छा होगा? इस इशू को मेरे हिसाब से 3-4 तरीके से देखना चाहिए। एक तो टेक्नोलॉजिकल इशू है, वेदर वी हैव दी टेक्निकल फीजिबिलिटी, जो बेसिकली इंजीनियरिंग एस्पेक्ट ऑफ इट है वो, या वो एक पहलू है। तो टेक्नोलॉजी जब भी कोई नई आती है तो उसको आप अगर इग्नोर करेंगे तो लॉन्ग रन में आपका नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का व्यू है कि हम अपना डिजिटल करेंसी लाएंगे, तो उसको इस नज़र से देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कीन है कि जो टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट है उसमें हम पीछे ना रह जाएं। दैट इज़ वन पार्ट। द अदर पार्ट इज़ ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो जैसे पेमेंट सिस्टम के फॉर्म में आप कह सकते हैं
तो उसमें बेसिकली आप एक मोटा सा एग्जांपल ले लें, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, आप कुछ बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, उस बोनस पॉइंट से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो एक वो एस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। और अगर उस नज़रिए से हम बिटकॉइन को देखेंगे तो शायद उतना इट मे नॉट बी ए वेरी अनडिज़ायरेबल थिंग टू गो अहेड। तीसरा पार्ट होता है जो लीगल एस्पेक्ट होता है, और जो एक सॉवरेन फंक्शन है गवर्नमेंट का, तो वो किस हद तक आप जो है अपने जो सॉवरेन फंक्शन को पास ऑन करना चाहते हैं, जैसे कि आपने डाक टिकटों के मामले में कर दिया, तो वो एक ऐसा इशू है जिसके बहुत सारे रिपरकशन है। जैसे आपने देखा होगा इधर बहुत सारे मामलों में जो मैसेजिंग हो रही थी उसको लेकर गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशंस और डिसीजंस लिए हैं ताकि जो फ्री मैसेजिंग है उसका मिसयूज़ ना हो सके। तो इसी तरीके से करेंसी के मामले में भी यही है कि जब अगर करेंसी फ्री फॉर ऑल हो जाएगी तो क्या हमारी जो रेगुलेटरी अरेंजमेंट्स हैं, हमारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हमारी जो करेंसी की वल्नरेबिलिटीज़ हैं और सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटीज़ हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो इन सब को देखते हुए आई थिंक गवर्नमेंट एक व्यू लेगी। सो वी डोंट वांट टू लूज़ कि हम टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं, बट उस टेक्नोलॉजी का जो मिसयूज़ हो सकता है और जो फ़ायदे हो सकते हैं उनमें क्या ट्रेड ऑफ है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा इस वजह से अब सफ़र कर रहा है कि हमने डिजिटल करेंसी को में रोक लगाई हुई है, देन देयर विल बी ए वन व्यू। बट अगर गवर्नमेंट को लगता है कि डिजिटल करेंसी से ट्रेड एंड कॉमर्स पे जो अफेक्ट है वो बहुत इंक्रीमेंटली बहुत कम है एट दिस स्टेज ऑफ टाइम और उसके मिसयूज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट विल टेक अनदर व्यू। तो ये इसको दोनों तीनों तरफ से देखना पड़ेगा, वेदर वी वांट टू डेवलप दैट टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसी, whether we want to have that type of trade and commerce issues, and whether we are willing to give as much importance to the security aspect. तो ये तीनों को इशू को देखने के बाद ही मुझे लगता है कि जो अभी तक का जो समझ में आता है वो यही है कि लार्जर व्यू यही है कि दो इट विल अफेक्ट सम ऑफ द इन्वेस्टर्स, देन आई थिंक इट इज़ बेटर टू बी कॉशियस। आदित्य, पहली चीज़ तो ये कि जब हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को कोई भी देश में, जिन देशों में ये लीगल मानी जा रही है, क्या वहाँ पर भी भारत की तरह अगर हम जो रुपया इस्तेमाल करते हैं उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आरबीआई देता है, यानी कि वैल्यूएशन को लेकर, क्या उसी तरीके के नॉर्म्स वहाँ पर भी लागू होते हैं या वो उससे अलग है, सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम जो फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ उसको जोड़ा जाता है? और दूसरा ये कि अगर ये ट्रेड में इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है इस वक्त दुनिया भर में, तो इसके रेट या इसके दाम में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन क्यों होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। अगर देखा जाए दुनिया के अंदर मतलब यूएस के अंदर और बाकी कंट्रीज में, तो उसके लिए अभी भी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बहुत नया एसेट है और इसको रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसे रूल्स बनाना इतना आसान नहीं है कि उसको कैसे रेगुलेट करा जाए। तो हर कंट्री जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जैसे अगर हम यूएसए का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पर एसईसी डिपार्टमेंट है जो काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर देख रहा है, और ऐसे लाइसेंसेस के लिए और भी डिपार्टमेंट हैं जो धीरे धीरे बनाए जा रहे हैं, जो वो क्रिप्टो करेंसी को लेके धीरे धीरे अपने जो रेगुलेशंस हैं उसको बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि एसेट क्लास बिल्कुल ही एक नया है, तो इसको लेके रेगुलेशन करने के लिए इनिशियली जो प्रॉब्लम है वो अभी काफ़ी हर कंट्री के अंदर किसी ना किसी लेवल पे आ रही है। लेकिन उसके लिए वो भी कोशिश करें कि किसी तरह से जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसको रेगुलेट करा जाए। काफ़ी कंट्रीज के अंदर जो एक्सचेंजेस हैं और जो कंपनीज है जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील कर रहे हैं, उनको ये एक तरह से बोला गया है कि आप खुद ही एक तरह से रेगुलेशन फॉर्म करो कि कैसे हम इस पूरे स्पेस को रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे जापान एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। रेट फ्लक्चुएशन का बड़ा रीजन एक ये है क्योंकि अभी एक नया एसेट है और मार्केट भी बहुत ज्यादा छोटा है, और जब एक नया एसेट होता है उसके अंदर कोई रेगुलेशंस नहीं होते हैं तो यहाँ पर फ्लक्चुएशन के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो अभी करंटली बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो उसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बहुत बड़ा प्राइस मूवमेंट आता है तो मार्केट में उसको रोका जाता है। लेकिन अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये जो वॉलेटिलिटी अभी इनिशियली स्टार्टिंग में है, क्योंकि ये एक नया एसेट क्लास है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा, पूरे दुनिया भर में रेगुलेशन इसको बनेंगे, तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो भी वहां पर कंट्रोल हो जाएगी। हलीम सर, क्या ये 2 पॉइंट बहुत ही चुनौतीपूर्ण होंगे अगर कोई भी सरकार इसे लीगल करना चाहती है, इसकी एक वॉलेटिलिटी, और दूसरा जो मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा था कि अगर भारतीय रुपया है जिसको लीगल है, भारत सरकार की ओर से है और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आरबीआई करता है और उस सिस्टम के साथ एडॉप्ट है। देखिए, जो फ्लक्चुएशन वाला इशू है उसको आप दो तरह से देखें, दो पार्ट में देखें। जैसे इंडियन रुपी है, आप इंडिया में उसको ट्रेड करते हैं तो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट कहीं भी जाएं उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। बट जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, और जो फॉरेक्स मार्केट है वो सारा इसी पे बेस करता है। तो जब आप इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी की बात करेंगे, बिकॉज डिजिटल करेंसी में बॉर्डर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है, तो जब वो इंटरनेशनल एस्पेक्ट में जाते हैं तो आपको देखेंगे कि आप उसमें जो फॉरेक्स के वोलेटिलिटी के इश्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली बिल्ट इन हो जाते हैं। अब इस पर भी डिपेंड करेगा, मान लीजिए एक्स कंट्री में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और तो नेचुरली वहाँ पे फ्लक्चुएशंस का असर दूसरे कंट्रीज़ पे भी पड़ेगा। जबकि जो सॉवरेन करेंसी है उसमें यह है कि लोकल करेंसी जो लोकल यूज़ के लिए अफेक्ट नहीं पड़ती है। और सो बेसिकली ये करेंसी लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का एक इशू है। और हालांकि बहुत जापान को छोड़ के आई डोंट रिकॉल कि देयर आर मेनी कंट्री जो बड़ा इसको होलसेल प्रमोट कर रहे हों। Everybody is trying to figure out how the devil is going to play out. So some are more cautious, some are less cautious, some are experimenting. मुझे नहीं लगता है कि इंडिया which is a big economy, no doubt about it, but still it is evolving in lot of ways. तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़बरदस्त कोई बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसके लेके हमें बहुत ज़्यादा ये लगना चाहिए कि अगर हम पेमेंट डिजिटल करेंसी में नहीं कर रहे हैं या अपनी जो असेट्स को तरह उसको नहीं ट्रीट कर रहे हैं, तो इससे वी आर गोइंग टू लूज मच ऑफ इट। सो लॉन्ग एज वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर मास्टरिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट इज मीन द इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ इट। राइट सर। सोहेल जी, क्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माना ये जाए कि जो भी इस तरह की डिजिटल करेंसियाँ हैं और ख़ास तौर पर बिटकॉइन हो या कोई इस तरह की जिनके बहुत ही फ्लक्चुएशन नज़र आ रहे हैं और हाल के कुछ वर्षों में उन्होंने नए रिकॉर्ड हाई तैयार किए हैं, वो दुनिया के तमाम देशों पर एक तरीके से दबाव डाल रही है कि आप इनको लीगलाइज कीजिए या इसके साथ आइए। लेकिन सवाल ये कि इसका बर्डन या इसका रिस्क कौन बियर करेगा? क्या कोई फॉर्मूला ऐसा है? क्योंकि जिस तरीके का फ्लक्चुएशन है, जो खान सर ने कहा बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई देश इसे लीगल करेगा तो उसके पीछे का मैकेनिज्म, उसके पीछे का बेस तो कुछ होना चाहिए। मैं आपके पहले दो क्वेरीज का जवाब देना चाहता हूँ। एक था जो किस कंट्री ने लीगलाइज किया या किसी ने बैन किया है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फिलहाल चाइना के अलावा किसी भी कंट्री में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाइना में भी जो हमारा प्रीवियस ड्राफ्ट कमेटी का जो रिपोर्ट था वो भी बेस्ड था चाइना के ऊपर। वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस ऐसे हैं कि आप एक्सचेंजेस एज अ कंपनी, जैसा हमारी कंपनी है, आप वो कंपनीज नहीं स्टार्ट कर सकते, ब्रोकरेजेस नहीं हो सकते, बट एज अ सिटीजन आपको होल्ड करने का राइट है, आपको ट्रेड करने का राइट है। ये कहीं नहीं लिखा गया कि आप अगर क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे या ऐसा जो भी कुछ पेनल्टी होगी या ऐसा कुछ। तो चाइना का मॉडल भी इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। अगर इंडिया ने जैसा ड्राफ्ट बिल था 2019 का एग्जैक्टली वैसे ही पास किया है तो इंडिया वुड बी द मोस्ट एक्सट्रीम कंट्री टू पास अलॉन क्रिप्टो करेंसी। अभी पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे आते हुए अगर हम देखें तो यूएस में, यूके, फ्रांस, जापान, नॉर्थ कोरिया, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, रशिया ने भी अभी एक बिल लाने वाले हैं जिसमें वो रेगुलेट करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज को। बाय रेगुलेशन आई मीन उसको और बढ़ावा देने जब वाले हैं और अडॉप्ट करने वाले हैं। सो अगर किसी भी कंट्री को इसको अडॉप्ट करना है तो एट द बेस्ट दे नीड टू डू इज, जैसा हम स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड से फॉलो करते हैं, आपको बेसिक केवाईसी करना है यूजर्स का, आपको मनी लॉन्ड्रिंग लॉस फॉलो करने हैं और सर्टन अमाउंट ऑफ कंप्लायंस वगैरह है जो एक्सचेंज जो यूजुअल ब्रोकर्स को या इसके लिए होता है, अगर आप उतना भी लागू करते हैं जो करंट मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज मोर देन इनफ टू मेक श्योर दैट द इंडस्ट्री सर्वाइव्स एंड ग्रोज। इसमें अगर आपका अभी जैसा हमारी एक्सचेंजेस ने भी, हमारे 4 साल से हमारा एक्सचेंज है और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, हमने बहुत सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प किया है
अगर कहीं भी कुछ भी इशू आता है, कहीं कोई स्कैम होता है, कुछ होता है, तो ड्यू टू इट बीइंग अ क्रिप्टो करेंसी, ड्यू टू इट बीइंग ऑन अ ब्लॉकचेन, इट इज मोर इजियर टू ट्रैक देन कैश। तो अगर कहीं पे कोई इशू कैश में होता है तो वो आपका बहुत मुश्किल है ट्रैक करना, एज आपने एक बैग कहीं पे कैश का ट्रांसफर होता है तो उसका कुछ ट्रेस नहीं है। एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसीज में देर इज समथिंग ऑन द ब्लॉकचेन पार्ट। सो दिस इज बेसिकली कि अगर कंट्रीज को रेगुलेट भी करना है तो दे कैन, एंड बहुत सारी जगह पे हो भी चुका है। फ्रांस वगैरह में लाइसेंसेस भी है वेयर यू कैन अप्लाई टू बी अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। ईरान, यूएई वगैरह, बहरीन हैज अ क्रिप्टो करेंसी लाइसेंस इन ऑल, इवन थाईलैंड। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना इज रिस्ट्रिक्टिव। चाइना का, वो भी चाइना में भी ऐसा है कि यू कैन होल्ड क्रिप्टो करेंसी। नाउ कमिंग टू द वॉलेटिलिटी पार्ट, वॉलेटिलिटी का ऐसा है कि आई जस्ट गो विद बिटकॉइन फॉर नाउ। इसका सिंपल बेसिक मैथ से डिमांड एंड सप्लाई। सो वैसे पहले कैसा था 2016, 15, 14 में जो था, जब इनिशियली नए नए लोग जो टेक वाले स्पेसिफिक थे वो इसमें डील कर रहे थे, वो थोड़ा लिमिटेड था, ज्यादा लोगों को पता नहीं था। और जैसे ही लोगों का बढ़ता गया, इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, डिमांड बढ़ता गया, वैसा इसका प्राइसेस बढ़ता गया। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे नेशनल करेंसीज होते हैं, पहले वो गोल्ड बैक हुआ करते थे। अभी करंटली ऐसा है कि आरबीआई को या गवर्नमेंट को जितना पैसा उनको प्रिंट करना है वो कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू दैट। बट इन बिटकॉइन ऐसा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन है कि एट द एंड 21 मिलियन बिटकॉइन ही आखिर में होने वाले हैं। तो जो आपका सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, और हर साल एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिटकॉइन ही न्यूली जनरेट होते हैं। तो अभी जैसा डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई आपका उतना ही है, और सप्लाई हर 4 साल में कम होता जाता है, हाफ होता जाता है। तो इसी रीजन से नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये वॉलेटिलिटी और प्राइस मूवमेंट आता है। और जैसे कि मोर कंपनीज लाइक टेस्ला, जिन्होंने अभी बिटकॉइन बाय किया, और जो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे वो और बिटकॉइन की स्पेस में आते हैं, तो सप्लाई ले रहे हैं मार्केट से, क्योंकि एक्चुअल जो एक्सचेंजेस में सप्लाई वो बहुत कम है, तो इसलिए वो प्राइस वॉलेटिलिटी इतना होता है। चलिए, लेकिन सुहेल साहब, महत्वपूर्ण यही है कि क्या इसके बिना फिलहाल आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और दूसरा ये कि जब हम इसे लीगल करने की बात करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार या जो फाइनेंस सिस्टम है वो लेगा? बैन करना एक अलग चीज़ है और उसको चलने देना वो भी अलग है, लेकिन उसके साथ साथ जब लीगल करने की बात करते हैं, लेकिन आप वैध कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए, और क्रिप्टो करेंसी के तमाम एस्पेक्ट, उसकी चुनौतियाँ क्या है, उसका रास्ता क्या है और भविष्य क्या है, इसको समझाने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।